बच्चों अभी तक हमने दो केस देखे। केस नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारा घर पूरे के पूरे 12 महीने लेट आउट हो। फिर केस नंबर 2 देखा था कि उन 12 महीने में से कुछ वैकेंसी पीरियड हो, वैकेंट पीरियड हो, हमारा घर कुछ समय के लिए उसमें खाली रहे। तीसरा केस हम देख रहे हैं जहां पर हमारा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो पूरे 12 महीने, हम उस मकान में खुद रहते हैं। तो क्या हमारी कोई इनकम हो रही है मकान से? बिल्कुल नहीं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? निल, क्योंकि एक घर आपका फ्री है। तो कोई अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं तो उस पॉइंट पर भी आएंगे। वैसे एक से ज़्यादा घर होगा तो एक घर की, कोई भी एक घर की एनुअल वैल्यू निल ले लो, बाकी सब टैक्सेबल हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो भी हम सीख लेंगे। तो GAV निल हो जाएगी। फर्दर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट ही लेस होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू विल बी निल। तो एनुअल वैल्यू निल होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल हो जाएगी, क्योंकि वो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होती है। इन शॉर्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर फुल ईयर एनुअल वैल्यू निल, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। बस डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से केवल और केवल लॉस ही आएगा। केवल और केवल क्या आएगा? लॉस। प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्या कहता है? मिस्टर एक्स ओनर है एक बिग हाउस के, सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर, म्यूनिसिपल वैल्यू कोई वैल्यू नहीं, फिर रेंटल कोई वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड रेंट कोई वैल्यू नहीं, म्यूनिसिपल टैक्सेस कोई वैल्यू नहीं, सब बकवास, एनुअल वैल्यू निल। अगर हमने कोई इंटरेस्ट और लोन दिया है तो उसकी बात करेंगे, अगर नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। आंसर इज निल, एनुअल वैल्यू निल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन निल। इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल। निल, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या? कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसमें प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता, लॉस ही होगा अगर हुआ तो। और लॉस किसके इक्वल होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन के। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जितना ज्यादा होगा, लोन उतना ज्यादा लॉस होगा आपका, और जितना ज्यादा आपका लॉस होगा उतना आपके लिए टैक्स का फायदा होगा, क्योंकि लॉस होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान है कि अगर आपका प्रॉफिट की वजह लॉस दिखाई दे रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कम मिलेगा। इस वजह से, इस झंझट से बचने के लिए इन्होंने एक सीलिंग लगाई है, इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन पर सीलिंग लगाई है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो। लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन की, लेकिन लेट आउट के अलावा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके लिए एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है वो हम देख रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन की सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए? लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लिमिट है 30,000 रुपए या 2 लाख रुपए, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर, या जो लोन है वो जो भी कम हो। भाई जितना लोन है उससे ज्यादा की छूट थोड़ी ना मिल जाएगी आपको। लेकिन प्री पीरियड का और करंट ईयर का मिलाकर, प्री पीरियड का इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइड बाय 5, प्री पीरियड इंटरेस्ट ऑन लोन की इंस्टॉलमेंट, मतलब प्री पीरियड इंटरेस्ट जो इस साल के हिस्से में आया 1/5 प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट, उसे हम कंपेयर करेंगे। 30,000 या 2 लाख से जो भी कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू गेट मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 2 लाख। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, लेकिन आपको 2 लाख मिल सकती है, उसके लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ये कंडीशन है 3। कितनी? 3। पहली, जो लोन है वो 1499 या उसके बाद लिया हो, तो बहुत आसान सी बात है, ज्यादातर केस में यही होगा, बाद में लिया होगा। लोन वाज बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस, आपने जो लोन लिया है वो मकान खरीदने या बनाने के लिए हो, मतलब रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए आपने लोन लिया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी।
तीसरा, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज टेकन। आपने जिस साल लोन लिया उसके आखिरी दिन आ जाओ 31 मार्च को, उसमें 5 साल और ऐड कर दो, उस डेट तक मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो छूट 30,000 ही मिलेगी, 2 लाख नहीं मिलेगी। नोट, if house property is used for own business or profession, then annual value will be nil, but assessee cannot claim deduction for interest on loan। बच्चों, आपने एक घर खरीदा और बनाया और उसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो इस बिजनेस के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और बिजनेस के लिए यूज हो रहा है दोनों अलग बात है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू निल है, लेकिन इंटरेस्ट और लोन की छूट मिलती है। यहां पर अगर आपका मकान बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में उसे कंसीडर ही नहीं करते। जब हम कंसीडर ही नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट और लोन की बात ही खत्म हो जाती है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट और लोन की छूट हमें नहीं मिलेगी। If more than one self-occupied house is owned by SSC, एक से ज्यादा घर है तो क्या होगा? एक से ज्यादा घर में किसी भी एक घर को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मान लिया 3 मकान है, एक को किसी को मान लो, चाहे आप उसमें पूरे साल गए नहीं, बाकी दूसरे में रहते थे, फिर भी 3 में से छूट है, जिस किसी को चाहो से आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। अब बाकी बचे हुए जितने भी मकान है उन्हें हम डीम टू बी लेट आउट मानते हुए, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट को क्योंकि एक्चुअल रेंट तो मिला नहीं होगा, आपने किराए पे तो दिया नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो जीएवी करके बाकी बचे हुए मकानों पर हम टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे। असेसी कैन क्लेम एनी हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हम किसे चुनेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड? उसे चुनेंगे जिसे चुनने पे हमारी टोटल इनकम सबसे कम दिखाई दे और टैक्स कम देना पड़े। रिमेनिंग ऑल अदर हाउसेज विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। थर्ड, इफ असेसी डिड नॉट ऑक्यूपाई हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ रेजिडेंस due to transfer of job and house was not let out, then it will be taken as self occupied house। suppose आपका मकान है दिल्ली में, आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई में, अब मुंबई में रहते हुए वहां पर किराए पर रह रहे हो, अब आपका दिल्ली वाला मकान खाली हो गया, तो अब ये डीम टू बी लेट आउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि assessee did not occupied house property for self resident due to transfer of job। अगर जॉब के ट्रांसफर होने की वजह से आपका मकान नहीं हो रह पा रहे तो उसे हम लेट आउट नहीं मानेंगे, उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है मिस्टर ई हैज ए हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में इनका हाउस है, विच वॉज यूज बाय हिम थ्रू आउट द ईयर फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू क्या होती है? निल, लेस डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन की ही मिल सकती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 60,000, तो कितना कर दूं? 60,000 और 30,000 लिमिट है मैक्सिमम, जो भी कम हो 30,000, और आपका 30,000 का लॉस आ गया। आप कह रहे हैं जी ये भी 2 लाख भी तो थी छूट की लिमिट, डिडक्शन कितनी हो सकती थी? 30,000 या 2 लाख, लेकिन 2 लाख के लिए कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499, हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज टेकन, लोन वाज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस। इसमें लोन के बारे में और इस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम नॉर्मल 30,000 की छूट देंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा छूट ही नहीं देंगे। लेट आउट हाउस के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार ध्यान रखो, नोट करो कि लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिट केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है बच्चों कंप्लीट। मिस्टर एक्स ने लोन लिया है बैंक से 10 लाख रुपए का, और जो हमारा करंट ईयर है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उससे पहले हमारा जो टाइम पीरियड है वो है 6 साल पहले हमने लोन लिया है।
8% के हिसाब से हमने लोन लिया है। हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है करंट ईयर में 15 मार्च को। तो हमें डिडक्शन निकालना है 24B में क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और करंट ईयर इंटरेस्ट दोनों की मिलेगी। तो अगर हम देखें कि करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है हो जाएगा 10 लाख का 8%, ठीक है। तो 80,000 रुपीज तो ये हो गया। प्री पीरियड की बात करते हैं। प्री पीरियड कब स्टार्ट होता है? जिस दिन लोन लेते हैं या मकान बनना शुरू होता है, जो भी बाद में हो। तो लोन लिया है हमने, 6 साल हो गए, और प्री पीरियड जो एंड होता है वो होता है जिस दिन मकान बना, जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च, जिस दिन मकान बना उससे पिछली 31 मार्च। तो जो मकान बना है करंट ईयर में बना है, तो उससे पिछली 31 मार्च हमारी 1 साल पहले का लास्ट प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 1 साल पहले का। तो अब हम यहां से अगर टाइम पीरियड निकालेंगे कि कितना टाइम हो गया है, तो वहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा टोटल कितना समय बीत गया है। तो यहां से यहां तक हमारे 5 साल 3 महीने हो गए। तो 5 साल 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। अब हमें ये भी देखना होता है कि जो 5 साल तक हमें छूट मिलती है जिस दिन मकान बना है वहां से, तो ये तो पहला साल ही है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की छूट तो हमें मिल जाएगी। अब हम पहले तो सबसे पहला काम करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 5 साल 60 महीने हो गए, 3 महीना मतलब 63 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 10 लाख पर 8%, 63 मंथ्स का इंटरेस्ट, 4,20,000 डिवाइड बाय 5, 84,000। तो इस हिसाब से 1,64,000 है हमारा करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो हमें 30,000 की डिडक्शन मिलेगी या 2 लाख की मिलेगी। 2 लाख के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। कंडीशन नंबर 1 कि हमारा लोन 1499 या उसके बाद में लिया गया हो, तो वही लिया गया है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया गया हो, वो भी ठीक है। तीसरा, जिस दिन लोन लिया है उस दिन से आखिरी डेट पर जाओ और उस ईयर की प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है उसके आखिरी दिन जाओ और उसके 5 साल के एंड होने तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप ये इन शॉर्ट, एक शॉर्टकट बताता हूं, इन शॉर्ट जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना 5 साल 3 महीना, कि जैसे ही इंटरेस्ट अगर 5 साल 3 महीना है कोई टेंशन नहीं, 5 साल 9 महीना कोई टेंशन नहीं, अगर ये प्री पीरियड 6 साल का जैसे ही हो गया तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और 6 साल से कम है तो ये हो जाएगी। क्योंकि जिस साल हमने लोन लिया उस दिन के आखिरी डेट से लेकर अगर हम 5 साल गिने तो इस साल का 31 मार्च होता था, लेकिन हमने 15 मार्च तक ही कंप्लीट कर लिया। शॉर्टकट ये है कि आप प्री पीरियड 6 साल का होते ही आपको डिडक्शन 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ 5 साल 3 महीने कोई टेंशन नहीं है। तो हमें 1,64,000 रुपए या 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, तो हमें 1,64,000 की डिडक्शन मिलेगी क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल 12 की तरह है, बस
यहां पर क्या फर्क आ गया कि यहां पर हमने लोन की रीपेमेंट कर दी। अगर हमने लोन बीच में वापस कर दिया तो ये तो होगा नहीं ना कि हमने लोन वापस कर दिया और अभी तक हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते चले जा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमने लोन लिया यहाँ 6 साल पहले और ये हमारा करंट ईयर है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड हुआ। हमारा मकान यहाँ बना है 15 मार्च को, लेकिन हमने जो लोन की रीपेमेंट कर दी वो यहां कर दी लास्ट प्रीवियस ईयर में। जब हमने लोन की रीपेमेंट यहां कर दी तो करंट ईयर में तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी नहीं, करंट ईयर के इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि करंट ईयर में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं है, केवल प्री पीरियड है। करंट ईयर में हमारा कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, केवल प्री पीरियड है। प्री पीरियड कब शुरू होता है? हमारा प्री पीरियड शुरू होता है 1 जनवरी यहां से लेके और एंड होता है यहां तक। अगर हमने लोन की रिपेमेंट नहीं करी है तो जिस दिन मकान बना उससे पिछले 31 बार, लेकिन उससे पहले ही लोन दे दिया तो भैया इंटरेस्ट थोड़ी ना कैलकुलेट होगा वहां तक। तो यहाँ पर प्री पीरियड, यहाँ पर हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? स्टार्ट डेट तो डेट ऑफ लोन है, लेकिन जो एंडिंग डेट है वो 31 मार्च लास्ट प्रीवियस ईयर की ना होकर के उससे पहले हमने लोन की रिपेमेंट कर दी, तो 31 जनवरी है लास्ट प्रीवियस ईयर। तो यहां पर हमारा 5 साल 1 महीना ही लोन चला और 5 साल 1 महीने के बाद में हमने लोन की रीपेमेंट कर दी। तो 5 साल का मतलब 60 महीना प्लस 1 महीना, तो 61 मंथ है, इसकी हमें डिडक्शन मिलेगी। तो 61 मंथ की डिडक्शन मिलेगी 10 लाख पर 8% 6 मंथ्स 61 मंथ्स। ये हो गया हमारा कितना अमाउंट आया? 10 लाख पर 12% है, सॉरी 8% ले लिया मैंने, 12%, तो 6,10,000 आ जाएगा और 5 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी हमें, तो 1,22,000 रुपीज की डिडक्शन हमें करंट ईयर में मिल सकती है। 30,000 रुपए या 2 लाख रुपए, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि 1499 के या उसके बाद में लोन लिया है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, और हमारा मकान जिस दिन लोन लिया उस साल के आखिरी दिन से लेकर मकान बनने तक 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हुआ नहीं है, उसके लिए मैंने आपको चेक किया था। ये देख लो, ये 6 साल अगर हो जाता है तो फिर वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन एक्चुअल में बैठती है 1,22,000, तो इसका मतलब 1,22,000 की डिडक्शन मिलेगी। मिस्टर एक्स हैं, बिग हाउस के ओनर हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पिछले साल तक सेल्फ ऑक्यूपाइड था ये हाउस दिल्ली में। करंट ईयर में ये जयपुर में चले गए, एम्प्लॉयर ने इसको ट्रांसफर कर दिया 2 साल के लिए, जयपुर चले गए और हाउस जो था वो खाली रहा दिल्ली का। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा घर खाली होता है, किस वजह से? ट्रांसफर की वजह से। जॉब में हमारा ट्रांसफर हुआ और हमारा घर खाली है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस टेकन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड नील हो जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेरेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड म्यूनिसिपल टैक्स कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें सीधा सीधा इसकी वैल्यू नील लेनी है, क्योंकि अगर हमारा घर किराए पर नहीं दिया गया है और हमने उस घर को
ट्रांसफर की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑक्यूपाई नहीं किया है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाता है। अगर इस घर पर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो उसकी डिडक्शन मिल जाती 30,000 या 2 लाख, जो भी कंडीशन होती उस हिसाब से। केस नंबर 4, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू if house was let out for part of the year and self occupied for remaining part of the year। क्या सिचुएशन है, मैं पहले आपको वो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज ये हमारा घर है, ठीक है, और ये घर 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये घर 9 महीने के लिए लेट आउट। तो ये सिचुएशन है कि कुछ समय के लिए ये किराए पर दिया हुआ है और कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें? इफ सिंगल यूनिट, चाहे वो हमारा फ्लोर है, हाउस है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है एक पीरियड के लिए और रिमेनिंग पीरियड के लिए लेट आउट है, देन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट टू बी बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ये कि आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, इन सबको कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ का निकालो। आप मत देखो कि 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 9 महीने के लिए लेट आउट है, आप पूरा एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स एज पर नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड की तरह आप भूल जाइए कि ये 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 9 महीने के लिए लेट आउट है, आप नॉर्मल लेट आउट मानो 12 महीने के लिए और नॉर्मल काम करो। एंड इट विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड। इसे कंपेयर करेंगे फिर हम एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट क्योंकि 9 महीने के लिए किराए पर दिया है तो 9 मंथ्स का ही लिया जाएगा, वो 12 मंथ्स का नहीं लिया जाएगा। और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो हमारा GAV हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करी है तो वो लेस हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, बस एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड का लेंगे, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेट आउट पीरियड का लेंगे एक्चुअल रेंट, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से होगा। चलिए इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 की हेल्प से। मिस्टर जोशी है और अपना घर सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज करते हैं 3 महीने के लिए, बाकी 9 महीने के लिए उन्होंने किराए पर दे दिया, 10,000 रुपए महीने का किराया है। अब देखो सबसे पहली बात हम फेयर रेंटल वैल्यू लेते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। याद रखिए जब भी फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी तो एक्चुअल रेंट ही फेयर रेंटल वैल्यू माना जाएगा कि भैया उतने कायदे से उतने महीने उतने किराए पर हमें देना चाहिए। तो इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज एज्यूम दैट फेयर रेंटल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट हमारा मंथली, फेयर रेंटल वैल्यू मंथली इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, है ना। तो फेयर रेंटल वैल्यू 10,000 रुपए पर मंथ मानी जाएगी क्योंकि हमने 10,000 रुपए के हिसाब से किराए पर दिया है। तो एक साल की फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000 हो गई। अब हम म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। जो भी ज्यादा हो 2 लाख लेते हैं, whichever is higher। और फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करते। फिर इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट का मतलब है कि 9 महीने के लिए किराए पर हमने दिया है 90,000, whichever is higher it will be GAV। तो 2 लाख रुपीस हमारी GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। अब म्युनिसिपल टैक्सेस में ऐसा मत करना 9 महीने का ये नहीं, पूरा म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए की म्युनिसिपल वैल्यू है, उसका 10% म्युनिसिपल टैक्सेस है, तो 2 लाख का 10% 20,000 हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया। तो एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू 1,80,000 आ गया। हमसे पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
तो इसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24A हमारी डिडक्शन लेस हो जाएगी 30% ऑफ 1,80,000 54,000। 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है? बिल्कुल है, 10,000। तो 24B में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और हमारी इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 1,16,000। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि हमारा घर किराए पर था, 9 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 3 महीने के लिए। तो हम कैसे अपने घर की इनकम को कंप्यूट करेंगे? यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को 3 महीना 9 महीने के हिसाब से नहीं बांटना है और घर पूरा का पूरा किराए पर दियो। घर का कुछ हिस्सा नहीं दिया किराए पे। घर का अगर कोई पार्ट दिया किराए पे वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि भैया घर के 2 कमरे हमारे पास हैं और 2 कमरे किराए पर दे दिए या 1 कमरा किराए पर दे दिया। 20% हमारे पास है, 80% लेट आउट है। 80% हमारे पास है, 20%, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पूरे घर की बात हो रही है। पूरा घर या तो हमने किराए पर दिया है या पूरे घर में हम खुद रहे। आर हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपीज, रेंटल वैल्यू है 1,20,000। ये हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अगस्त से किराए पर दे दिया। हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की और म्युनिसिपल टैक्सेस हमें बता रखे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालनी, बस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, रेंटल वैल्यू 1,20,000, whichever is higher, 1,20,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है ही नहीं, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। तो हमने 9,000 रुपीज के हिसाब से 8 महीने के लिए किराए पर दिया है, 72,000। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV आ गई 1,20,000, जो भी ज्यादा हो। अब इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्सेस पे ड्यू बेसिस पर तो होते नहीं, पेमेंट बेसिस पर होते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस की हमने 20,000 की पेमेंट कर दी। हमारा एनुअल वैल्यू आ गया 1 लाख। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 1 लाख रुपीज हमारी एनुअल वैल्यू आ गई। हमसे ये नहीं कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, केवल एनुअल वैल्यू पूछा था, हमने कंप्यूट कर लिया। मिस्टर एक्स के पास में एक घर है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपीज है, रेंटल वैल्यू 56,000 है। इन्होंने 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक, मतलब 8 महीने के लिए घर का इस्तेमाल किया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और 1 दिसंबर से 4 महीने के लिए इसे किराए पर दे दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस की भी पेमेंट की है। हमें NAV निकालनी है, तो वो ही काम करते हैं सिंपल वाला। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल की 50,000, रेंटल वैल्यू पूरे साल की 56,000, जो भी ज्यादा हो 56,000। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट है 4 मंथ्स का 5200 के हिसाब से, तो कितना हो गया 20,800, विच एवरेज हायर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 56,000 हो गई, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 8,400,
तो 56,000 माइनस 8,400, 56,000 माइनस 8,400, 47,600, ये हो गया एनुअल वैल्यू, या इसे नेट एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। मिसिस एक्स के पास में चेन्नई में एक घर है, म्युनिसिपल वैल्यू, पेरेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। दिसंबर तक, हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में दिसंबर तक ये 50,000 पर मंथ के हिसाब से किराए पर था। उसके बाद टेनेंट ने ये घर को छोड़ दिया और इन्होंने मिसिस एक्स ने इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ले लिया। तो 9 महीने के लिए किराए पर दिया था, 3 महीने के लिए इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज करा है। लेकिन इसमें जो रेंट है नवंबर और दिसंबर का, वो हमें मिला नहीं, इसलिए हमने उसको किराएदार को भगाया है, क्योंकि वो हमें किराया नहीं दे रहा था। तो नवंबर और दिसंबर का हमें किराया नहीं मिला, और सारी की सारी कंडीशन रूल नंबर 4 की सेटिस्फाइड है। रूल नंबर 4 में हमारी कंडीशन ये होती है कि हमने किसी और प्रॉपर्टी पर नहीं उसे किराए पर दिया हो, हमने एफर्ट लगाए हो पैसा लेने के लिए, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया हो, ये सारी कंडीशन लिखी है, वो सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब अनरियलाइज्ड रेंट है। ये जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है उसकी हमें छूट मिल जाती है। उसने 12% ड्यूरिंग द म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है, 25,000 रुपए इन्होंने रिपेयर के लिए घर लिया था, उस पर इंटरेस्ट दिया है, और कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसिस एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आपका असेसमेंट ईयर है वो लिख देंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, जो हमें म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है 5 लाख। फिर फेयर रेंट 4,20,000, विच एवरेज हायर 5 लाख। फिर हम लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000, विच एवरेज लेस 4,80,000। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है, इतना रेंट होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 4,80,000। उसके बाद हम एक्चुअल रेंट लेते हैं, तो ये हमने 9 मंथ्स के लिए लेट आउट किया था। तो 9 मंथ्स के लिए 50,000 के हिसाब से 4,50,000 हो गया। इसमें से लेस कर देते हैं अनरियलाइज रेंट, क्योंकि उसकी हमें कंडीशन सेटिस्फाई है। 2 मंथ्स के लिए अनरियलाइज रेंट हमने माइनस कर दिया 3,50,000, विच एवरेज हायर 4,80,000। ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV हो गया। तो GAV हमारा 4,80,000 रुपीज आ गया। हमसे बोला गया है कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए। इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस 12% इन्होंने पेमेंट करा है, तो म्युनिसिपल वैल्यू का 12%, तो 5 लाख का 12% 60,000। तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी 4,20,000। लेस करते हैं डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 4,20,000 1,26,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन की 24B में मिलती है। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है? 25,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,69,000। तो देखा हमने कि अगर हम बड़े प्यार से, आराम से, सिंपल तरीके से, बिना टेंशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय मिस्टर एक्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है मेट्रो सिटी में, फेयर रेंटल वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, लेट आउट बता रखा है, कब से कब तक लेट आउट है और कब तक से कब तक इनका सेल्फ रेजिडेंस है, इन्होंने क्या क्या खर्चे किए हैं ये सब हमें बता रखा है, और इंटरेस्ट कितना है वो हमें बता रखा है। तो आइए करते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। अब दे हेडिंग डाल दीजिए जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। तो सबसे पहले GAV निकालते हैं, और GAV निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है लिख देते हैं यहाँ पर, चाहे तो हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू हमें दिया हुआ है पर एनम 24,000, और फिर रेंटल वैल्यू 27,000 पर एनम, विच एवरेज हायर 27,000। क्या क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हमें? स्टैंडर्ड रेंट है क्या? नहीं, तो यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। इसे कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेंट से। जो एक्चुअल रेंट है वो है 2,100 रुपीज पर मंथ, और ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के लिए किराए पर दिया है। तो 5 months into 2,100, 10,500, whichever is higher will be GAV 27,000। तो 27,000 हमारा GAV हो गया। इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस इन्होंने 4,000 रुपीज के पे करे हैं, तो 4,000 रुपीज के म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। एनुअल वैल्यू आ जाएगी 20,000, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ 23,000 रुपीज, कितना आ गया 6,900। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमें बता रखा है कि जो करंट ईयर का है वो 21,600 है, और इंस्टॉलमेंट और प्रायर पीरियड मतलब 1/5 ऑलरेडी कर रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना हो गया 21,600 प्लस 12,960, 34,560 लेस कर देते हैं, तो लॉस आ गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब लॉस आ गया हमें कितना
18,460 का लॉस आ गया। या तो मैं यहाँ लॉस लिख दूं या फिर यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख के ब्रैकेट में लिख दूं या नेगेटिव वैल्यू लिख दूं। तो लॉस आ गया मेरा 18,460। तो लॉस हो सकता है, लेट आउट प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है, पूरे 12 महीने के लिए किराए पर दिया तो भी लॉस हो सकता है। ये तो कम पीरियड के लिए हमने लेट आउट कर रखा था। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अपना एक घर किराए पर दिया है 45,000 पर मंथ, लेकिन ये 1 नवंबर को घर खाली हो गया और इन्होंने 1 जनवरी से इस घर को अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, अपने घर में खुद रहने लग गए। फिर रेंटल वैल्यू हमें घर की बता रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बता रखा है, लैंड रिवेन्यू है, ग्राउंड रेंट है, और इन्होंने लोन लिया है म्युनिसिपल टैक्सेस की रीपेमेंट के लिए, उसका भी इंटरेस्ट दिया है। हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और द असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट ईयर है। सबसे पहले हमें जीएवी निकालना पड़ेगा और जीएवी को निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा पेरेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू का। पेरेंटल वैल्यू है 50,000 पर मंथ और हमारा घर अगर किसी वजह से सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेट आउट के साथ साथ, तो हम उसकी 12 महीने का ही कैलकुलेशन लेते हैं, ये हमें पता है 50,000। और अगर हम इसे मंथली ही देख लें तो थोड़ा सा, चलिए पूरा लिख लेते हैं। 50,000 इंटू 12 6 लाख हो गया। म्युनिसिपल वैल्यू इज 47,000 पर मंथ, तो 47,000 इंटू 12 5,64,000, whichever is higher 6 लाख। फिर इसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं 48,000 इंटू 12 कितना आ गया, whichever is higher will be expected rent, whichever is lower is expected rent 5,76,000। फिर इसे हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और एक्चुअल रेंट है हमारा कितना 45,000, जो ऑलरेडी इससे कम है। तो जब वैकेंसी होती है तो हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द वैकेंसी हमारा एक्चुअल रेंट कम होने के बाद भी हम लोग उसे एक्चुअल रेंट को लेते हैं अगर वैकेंसी की वजह से ही हमारा रेंट कम हो रहा है, एक्चुअल रेंट कम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, पहले ही से ही एक्चुअल रेंट कम है और ऊपर से हमने घर भी किराए पर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। तो यहाँ पर हमारा जो घर किराए पर है वो है 1 नवंबर तक, है ना। 1 नवंबर तक 7 महीने होते हैं, तो 7 मंथ इंटू 45,000 कितना हो गया, जो भी ज्यादा हो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। तो 5,76,000 हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। इसमें से लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, और म्युनिसिपल टैक्सेस है 10% जो इन्होंने पेमेंट कर दिया है म्युनिसिपल वैल्यू का। 5,64,000 का 10% 56,400 एनुअल वैल्यू आ जाएगा। कितना आ गया, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ 5,19,600 कितना आया, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B
तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 42,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। और अलग से लिखा है कि एक और लोन लिया इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स को पेमेंट करने के लिए, ये कोई हाउस के लिए थोड़ी ना लिया लोन, तो इसकी डिडक्शन इन्हें नहीं मिलेगी। 42,000 तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, तो हमने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हो, ना कि मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस को देने के लिए भी लोन ले रहे हैं, तो वो डिडक्शन थोड़ी ना मिल जाएगी हम लोगों को। मिसेस एक्स हैं, एक घर की ओनर है और इन्होंने 60,000 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया 7 साल पहले 1 सितंबर को। इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम था। हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया इन्होंने। कंस्ट्रक्शन 5 साल पहले हुआ 31 मार्च को। डेट के हिसाब से चेक करेंगे क्योंकि 5 साल पहले हो चुका है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो डिडक्शन होती है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, वो पहले साल मिल गई होगी और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी होंगी। इस साल से पहले ही 5 इंस्टॉलमेंट मिलकर खत्म हो चुकी है, इसलिए इस ईयर में, करंट ईयर में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें। सिंस देन द हाउस इज अंडर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 1 जून प्रीवियस ईयर में इसको 3,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट किया गया है और 1 अगस्त को टेनेंट ने इसे छोड़ दिया, खाली कर दिया। फिर से वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया और उसको किराए पर दोबारा दिया गया है 3,500 पर मंथ 1 अक्टूबर से। तो कभी ये लेट आउट था, कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड था। इसके अलावा हमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिफंड ऑफ लोन, इंस्टॉलमेंट, ये सब कुछ बता रखा है। हमें इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पता लगाते हैं। उसके लिए म्युनिसिपल वैल्यू हमें दिया हुआ है 22,000 और फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फेयर रेंटल वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं कि भाई फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग मंथली रेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि साल में जो हमारा मंथली रेंट है वो चेंज हो रहा है। पहले वो 3,000 के हिसाब से था और उसके बाद वो 3,500 रुपीज के हिसाब से। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम फेयर रेंटल वैल्यू की बात ही ना करें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दे रखी। तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो इसको जब हम एनुअल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअल रेंट ले लेंगे। एक्चुअल रेंट है हमारा 1 जून से लेकर 1 अगस्त, मतलब जून जुलाई 2 महीने के लिए 3,000 है और उसके बाद में 1 अक्टूबर से 3,500 है। तो 3,500 इंटू 6 तो 27,000 हो गया। तो अगर हम फेयर रेंटल वैल्यू को इग्नोर कर दें तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 आ जाएगी। लेकिन फेयर रेंटल वैल्यू को हम इग्नोर कायदे से हमें नहीं करना चाहिए, तो फेयर रेंटल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू होती है कि जो घर किराए पे दिया जा सकता है। तो अगर हम ये माने जो एक्चुअल रेंट है वही हमारी फेयर रेंटल वैल्यू है तो 3,000 इंटू 6 प्लस 3,500 इंटू 6, क्योंकि जो हमारा घर है पहले 3,000 के हिसाब से लेट आउट किया गया, बाद में 3,500 के हिसाब से। तो अगर हम इसी को फेयर रेंट माने तो पूरे साल की हमारी क्या आती है फेयर रेंटल वैल्यू 39,000 और हमें 12 महीने की ही फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू लेनी होती है। अगर पार्ट ऑफ द ईयर हमारा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है तो हमें फेयर रेंटल वैल्यू 12 महीने की ही लेनी होती है, म्युनिसिपल वैल्यू भी 12 महीने की लेनी होती है। तो उस हिसाब से ये आ गया 39,000
ठीक है, और 39,000 को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे तो जो भी ज्यादा हो, तो इस हिसाब से ग्रॉस एनुअल वैल्यू 39,000 आ जाती है। तो ये ज्यादा बेहतर और सही तरीका है, क्योंकि हमें जीएवी निकालने के लिए फेयर रेंटल वैल्यू का यूज करना होता है। फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी तो एक्चुअल रेंट इनटू 12 मंथ ही फेयर रेंटल वैल्यू हो जाती है। इसमें से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर। म्युनिसिपल टैक्सेस यहाँ पर लिखा है कि हैं तो सही, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो पेमेंट नहीं हुई, ड्यू बेसिस पर ये कभी भी लेस नहीं होते। तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी 39,000। इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो 24A में 30%, तो 39,000 का 30% हो जाएगा 11,700। 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन, हम बात कर चुके हैं कि प्री पीरियड की तो मिलेगी नहीं डिडक्शन, क्योंकि प्री पीरियड हमारा 5 साल तक इंस्टॉलमेंट मिलती है और 5 इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी हैं, तो प्री पीरियड का तो कोई डिडक्शन मिलने वाला है नहीं। करंट ईयर की डिडक्शन मिलेगी, और करंट ईयर में हमने 1 अक्टूबर को 15,000 के लोन की रीपेमेंट कर दी है। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारा लोन पूरा आउटस्टैंडिंग था 60,000, उस पर हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया होगा, और उसके बाद में ये कितना आया 4500। उसके बाद 1 अक्टूबर प्रीवियस ईयर में हमने 15,000 वापस कर दिए, तो 31 मार्च तक हमारा जो आउटस्टैंडिंग है अब वो 45,000 है। तो 45,000 पर 15% 3375, टोटल 7875। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 39,000 माइनस 11,700 माइनस 7875, 19,425।